हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1873 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, आज हम बात करेंगे सभी जो सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शंस की मैंने डेफिनेशन करवा दी थी, कुछ सेक्शन बची हुए हैं जिनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे आज। देखिए, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग ज़िले को परिभाषित किया गया है। ज़िले से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। देखिए, जो एक ज़िला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि हमारा मेरठ ज़िला है, तो उसमें क्या होता है, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय, इसमें जो कोर्ट्स है उनकी बात हो रही है, अधिकारिता की, उनके ज्यूरिस्डिक्शन की बात हो रही है। तो वो सीमाएं, लिमिटेशंस जो हैं वो अभिप्रेत की गई हैं। ठीक है। सेक्शन 2E में क्या है आपका, विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थानीय किया गया है और न ही चालू रखा गया है। सबसे मेनली क्या है इसमें, जो भाई फॉरेन कोर्ट्स होती हैं, विदेशी न्यायालय होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो वो भारत के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है। और उनकी केंद्र सरकार के प्राधिकार से उनकी कोई अधिकारिता, स्थानीयता नहीं होती है। ठीक। उसी तरीके से जिस तरीके से विदेशी न्यायालय होते हैं, उसी तरीके से सेम इसका विदेशी निर्णय होते हैं। ये तो फॉरेन कोर्ट्स हो गए, ये फॉरेन जजमेंट्स हो गए। सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है। से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। ठीक है। सेक्शन 2G में आपका डिफाइन किया गया सरकारी प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर के अंतर्गत कोई ऐसा प्राधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों या उनमें किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। भाई इसमें मेनली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है किसी गवर्नमेंट प्लीडर को। प्लीडर क्या होता है भाई, वकील होता है। इसके अकॉर्डिंग ADGC भी मान सकते हैं आप या APO भी मान सकते हैं। ठीक है, सरकारी प्लीडर। ठीक, ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। सेक्शन 2I में आपका न्यायाधीश को, जज को डिफाइन किया गया है। ये तो आप सभी प्रॉपर तरीके से जानते होंगे कि जज कौन होते हैं, न्यायाधीश कौन होते हैं, पर तब भी हम लॉ लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे CPC के अकॉर्डिंग। देखिए, जो न्यायाधीश होता है सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी से अभिप्रेत है। इसे लॉ लैंग्वेज में हम इस तरीके से लिखेंगे। आपके जो मेंस एग्जाम में डेफिनेशंस भी आती हैं, तो इसमें अगर ये आपकी डेफिनेशन आती है तो प्रॉपर इसको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही हमें लिखना है, किसी अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि हमारा जो लॉ सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे मेनली हमें ये ध्यान रखना होता है कि अपनी लैंग्वेज में हम किसी भी क्वेश्चन को पुटअप नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें लॉ लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो LLB एग्ज़ाम हो, लॉ एग्ज़ाम हो, LLM एग्ज़ाम हो या जुडिशरी एग्ज़ाम हो। किसी भी लॉ लेवल के एग्ज़ाम, चाहे वो हायर जुडिशरी हो, मतलब लो पोस्ट से लेकर हाई पोस्ट तक, सभी एग्ज़ाम्स में क्या लॉ लैंग्वेज का ही यूज़ हमें करना होता है। ठीक। निर्णय देखिए, जो सेक्शन 2J के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है हमारे जजमेंट, वहाँ पर बात हुई थी विदेशी निर्णय की, यहाँ पर बात हुई है सिंपली निर्णय की, जजमेंट्स की। जजमेंट्स क्या होता है भाई, लॉ लैंग्वेज में देखते हैं। जजमेंट होता है ऐसे न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत होता है। इसमें जो डिक्री होती है उसके आदेशों के आधारों का कथन होता है, या कोई भी जो आपका केस होता है, केस लॉ होता है, उसमें जो लास्ट मोमेंट होता है जजमेंट होता है कि भाई जजमेंट क्या पहुंचा। सेक्शन 2K के अकॉर्डिंग निर्णित ऋणी को परिभाषित किया गया से वह व्यक्ति विपरीत है जो जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। सेक्शन 2L में क्या विधिक प्रतिनिधि की बात की गई है, सिर्फ वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की विधिक संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। भाई देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई मृत व्यक्ति है, उसका कोई मतलब रिलेटिव्स नहीं है, फैमिली वाला नहीं है, तो एक विधिक प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति होता है जो उसकी विधिक संपदा होती है, उसका क्या करता है,
प्रतिनिधित्व करता है, कोर्ट में उसको पेश करता है, अपील डालता है, ठीक है, न्याय के लिए, जिससे उसके जो फैमिली वाले हैं भाई वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, तो वो अपना, चाहे गरीब फैमिली से हो या अमीर फैमिली से हो, बात ये मैटर नहीं करती, ये मैटर करती है कि वो अपने हित के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा न्याय पाने के लिए कोर्ट में उसको प्रेजेंट करते हैं, वही उसका विधिक प्रतिनिधित्व होता है, विधिक प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जो उसकी विधिक संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, हक मांगता है उसका, ठीक है। कि जिस तरीके से भाई देखिए बाय एग्जाम्पल जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कभी कभी इंजरी भी हो जाती है व्यक्ति को, तो उसमें क्या होता है कि भाई वो उस हालत में नहीं होता कि जो कोर्ट में मतलब बार बार चक्कर काट सके, तो उसके लिए अपना लॉयर हायर करता है वो, जो उसकी फैमिली को जस्टिस दिलाता है। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है या किसी को इंजरी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड केसेस में क्या होता है, जो विधिक प्रतिनिधि होता है एक लॉयर होता है, उसके द्वारा जज के सामने अपनी बात को रखा जाता है, फिर वो न्याय की मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। फिर उसको जो भी कोर्ट डिफाइन करता है, जजमेंट करता है कि लास्टली जो एफडी वगैरह उसकी अगर बच्चे होते हैं और पत्नी होती है, तो सबको बराबर बराबर हिस्सों में जज के द्वारा एफडी कर दी जाती है। जो रकम होती है गवर्नमेंट द्वारा जो भी फेवरेबल इनकम, फेवरेबल जो मनी होती है उनके भरण पोषण के लिए, तो वो जज के द्वारा क्या करी जाती है, उसको दी जाती है, ठीक है। उस आधार पर उसको न्याय मिलता है, किसके द्वारा, विधिक प्रतिनिधि के द्वारा। दिस इज लास्ट सेक्शन 2M। संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ विपरीत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को या उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों। चलिए, थैंक्स।